मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने कई एकड़ ज़मीनें मुख्यमंत्री बनने के बाद खरीद ली है। क्या ये पद का दुरुपयोग है? देखिए, पद का दुरुपयोग है कि नहीं ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन ये राजनीतिक षड्यंत्र जरूर है जिसके शिकार मोहन यादव को करने की कोशिश हो रही है। और मोहन यादव को इसीलिए शिकार करने की कोशिश हो रही है क्योंकि एक पिछड़ा वर्ग का आदमी जब बड़े पद पर बैठता है तो उसकी तरफ नज़रें सबकी टेढ़ी हो जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग मोहन यादव जी की कैबिनेट में हैं जो उनसे सीनियर हैं, उनसे छोटे पदों पर बैठे हैं, तो उनको मोहन यादव का नेतृत्व तो हजम नहीं हो रहा है, इसीलिए ये राजनीतिक षड्यंत्र है। लेकिन अगर पद का दुरुपयोग करके कोई भ्रष्टाचार किया गया तो जरूर जाँच होना चाहिए और जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सीएमओ की तरफ से आया है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई ज़मीन नहीं खरीदी है, ये आरोप झूठे हैं। हाँ, मैंने भी देखा आज एक रिपोर्ट में कि जब वो हलफनामा उन्होंने 2023 में दिया था तो जो संपत्ति आज उनके नाम है वही संपत्ति जिसका जिक्र आज मीडिया में किया जा रहा है वो उन्होंने हलफनामे में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो फिर कैसे मुख्यमंत्री के पद के बाद खरीदी गई जमीन हो सकती है? हाँ, उनके अगर परिवारजनों ने खरीदी है तो ये बड़ी स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि परिवार जन के उनके जो लोग हैं, उनके कजिन्स हैं, जो बताया गया मुझे वो कजिन्स हैं और जितने भी उनके भतीजे भाई भतीजे हैं वो सारे लोग पहले से प्रॉपर्टी डीलर हैं और पहले से ज़मीनों के काम करते हैं, तो वो खरीदते आए होंगे। मैं इसमें कोई स्पष्ट मेरा कोई नज़रिया इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे पता नहीं बारीक जानकारी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि छोटे तिल को पहाड़ बनाने की कोशिश हो रही है और हो इसलिए रही है ताकि एक पिछड़े वर्ग के आदमी को उस पद से हटाने का काम कर सके। और उन्हीं की पार्टी ये काम कर रही है और उसमें कांग्रेस भी उनकी बी टीम बन के साथ देने का काम कर रही है, इसीलिए कांग्रेस भी मोहन यादव को टारगेट कर रही है। जिस मीडिया के पत्रकार ने इस खुलासा किया है उनका पहले का इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें मोहन यादव से पूछते हैं उनके कामकाज के बारे में, तो मोहन यादव बताते हैं कि हम यही काम करते हैं प्रॉपर्टी का और होटल वगैरह का। आज वो पत्रकार जो हैं वो ज़मीन का घोटाला सामने लेकर आए हैं तो उनको भी ट्रोल किया जा रहा है। हाँ, तो ठीक है ना। मीडिया अगर देखिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब भी कोई कुछ गलत करेगा तो सबको अधिकार है उसके ऊपर उंगली उठाने का। अगर उनको लगता है मोहन यादव जी ने गलत किया तो उनके ऊपर उंगली उन्होंने उठा दी, लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि ये मोहन यादव को जानबूझ के फंसाने का काम कर रहे हैं या मीडिया का काम निष्पक्षता से नहीं कर रहा है तो वो भी ट्रोल होंगे। तो ट्रोल तो होंगे, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, यही तो बाबा साहब ने संविधान की खूबसूरती है। बाबा साहब ने जो लिखा है कि हमें बोलने की, पूछने की, जवाब देने की स्वतंत्रता है और उस स्वतंत्रता का उपयोग कम से कम जो जेनजीज हैं वो बहुत ताकत के साथ कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ा षड्यंत्र है मोहन यादव को पद से हटाने का। मोहन यादव को देखना चाहिए कि आस्तीन के सांप कौन है। वैसे वो जानते हैं कि कौन है और उनके पास तो खुफिया विभाग है, वो जांच करा लें और पता कर लें कि ये षड्यंत्र किसने रचा है। शक की सुई कुछ लोग कह रहे हैं, चर्चा भी चल रही है कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह की ओर घूम रही है। शिवराज जी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि इसके तार दतिया के चुनाव से संबंधित निकलेंगे। दतिया उपचुनाव से इसका कनेक्शन निकलेगा, आने दीजिए। और मैं तो ये कहूँगा अगर मोहन यादव ने कुछ ज़मीन खरीद के घोटाला किया तो नरोत्तम मिश्रा ने 10,000 करोड़ की ज़मीन पर नवग्रह मंदिर बनाने के नाम से पूरी ज़मीन हथिया ली, वो क्या था? वो घोटाला नहीं है? वो किसी मीडिया ने क्यों नहीं उठाया? क्या मनुवादी मीडिया के लोगों को ये दिखाई नहीं देता कि नरोत्तम मिश्रा ने क्या घोटाला किया है? क्या ये दिखाई नहीं देता कैलाश विजयवर्गीय ने हजारों करोड़ों की संपत्ति उनके पास है? क्या ये दिखाई नहीं देता इस कैबिनेट में जो अभी मोहन यादव जी की कैबिनेट में और पहले शिवराज जी की कैबिनेट में थे उसमें से 80% लोग ऐसे हैं जो हजारों करोड़ों की जमीनों के मालिक हैं? उनकी जांच कौन कराएगा? इसलिए मैंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी और उनसे मांग की है कि जितने भी मुख्यमंत्री और मंत्री आज तक बने हैं 2008 से लेके उन सब की जांचें कराई जानी चाहिए। उनकी संपत्ति की सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और साथ में धर्म को धंधा बनाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा जैसे लोगों की भी जांच कराई जाए, उनके ट्रस्टों की भी जांच कराई जाए कि क्या वो नंबर 1 2 के पैसे को नंबर 1 का करने का काम नहीं कर रहे हैं, ब्लैक मनी को बाइट करने का काम नहीं कर रहे हैं, क्या वो जमीनें हथियाने का काम नहीं कर रहे हैं, क्या वो चंदा चोरी नहीं कर रहे हैं, क्या वो अंधविश्वास फैलाने का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसके लिए एक कमेटी बने और वो भी किसी रिटायर्ड न्यायाधीश के अध्यक्षता में बने और उसकी रिपोर्टिंग सीधी राष्ट्रपति महोदया को खुद हो। यही बात अखिलेश यादव ने कही थी कि उनके मोहन यादव के ऊपर झूठे आरोप लगाया जा रहा है, उनको कुर्सी से हटाया जाने की साजिश है। तो उनको जातिवादी लोग कहने लगे। आप भी यही चीज़ बोल रहे हैं, आपको भी लोग ऐसे ट्रोल करेंगे, फिर कहेंगे जातिवादी हो गए हैं। मुझे जातिवादी गाली नहीं लगती क्योंकि इस देश की सच्चाई है जातिवादी होना। और जातिवादी क्या होता है? जातिवादी अगर लोग ये बात कहेंगे कि सच को सच कहना जातिवादी लगने लगेगा तो फिर जातिवादी हम भी हैं। और तुम जातिवादी हो कि नहीं हो, वो मीडिया के लोग जातिवादी हो कि नहीं, वो हाउसेस मीडिया के बड़े बड़े जिनको एक मिश्रा का या ये किसी भी शुक्ला का या शर्मा का कोई भी भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता। अहिर गुजर गडरिया काछी तेली तमोरी सेन साहू मल्लाह केवट लोधी किरार
जाटव अहरबार वाल्मीकि सेन कोई भी कुछ गड़बड़ कर दे, जरा सी उससे गलती हो जाए तो उसको फांसी चढ़ाने की कोशिश करने लगते हैं। ये तो वही बात हो गई कि जैसे लालू यादव को लोग चारा चोर और मुलायम सिंह यादव को रामद्रोही, गोली मरवाने वाला कहने लगे। और ये इस देश की हिस्ट्री है भाई। इस देश में ये होता आया है कि जब भी कोई लालू यादव को चारा चोर कहा गया, जबकि वो पूरे घोटाले का असली मालिक मैन आदमी कौन था? कोई मिश्रा था। उसका नाम कभी क्यों नहीं आया? लालू यादव को चारा चोर घोषित कर दिया गया। हाँ, जगन्नाथ मिश्रा। जगन्नाथ मिश्रा के नाम का जिक्र कोई मीडिया कभी क्यों नहीं करती है? लालू का जिक्र करेंगे, मुलायम सिंह का जिक्र करेंगे, अखिलेश का जिक्र करेंगे, चंद्रशेखर आजाद का जिक्र करेंगे, बहन मायावती जी का जिक्र करेंगे, दामोदर यादव का जिक्र करेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य का करेंगे, सुखलाल कुशवाहा का करेंगे, और उनका जिक्र क्यों नहीं होते? क्यों उसका जिक्र नहीं हुआ जिसने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश देश के अंदर गृह युद्ध कराना चाहते हैं? वो झारखंड का कोई बीजेपी का सांसद, बदतमीज, उसका जिक्र क्यों नहीं हुआ कभी? क्यों लोग इसके ऊपर सवाल नहीं उठाते? ये अफवाह फैलाना, ये एक नैरेटिव सेट करना कि कैसे भी SC ST OBC के लोगों के हाथ में बागडोर ना हो, वो अपने वोट की दम पे अगर मुख्यमंत्री मंत्री बनने का काम कर रहे हैं तो फिर उनको गलत तरीके से बदनाम करना, यही किया जाता है। एक तरफ आपने मायावती की बात की तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मायावती जी के पार्टी के ऊपर अभी एक स्टिंग ऑपरेशन किया है दैनिक भास्कर ने, जिसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि 5 लाख रुपए में मायावती जी का, बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और टिकट की करोड़ों की बात करते हैं। क्या अगर वो सही है, मुझे पता नहीं है कि वो स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ है वो कैसा है, किसने किया है, क्योंकि मैं बहुत शंका की नज़र से बड़े बड़े मीडिया हाउसेज उसको देखता हूँ, शंका की नज़र से देखता हूँ, खासतौर पे तब जब किसी शोषित वंचित वर्ग के नेता का विषय आता है। लेकिन अगर वो सही है तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस जनता ने वो खून पसीना दे के उनको लीडर बनाया है, उनसे मिलने के लिए तो क्या, उनका तो उल्टा सहयोग ही करना चाहिए। लेकिन मैं इस तरीके के चीज़ों को सच मानता नहीं हूँ, क्योंकि ये नैरेटिव भी हो सकता है, ये एक प्लानिंग के तहत हो सकता है, क्यों किया, कैसे किया। तो बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं इस देश की, और बहुत सम्मानीय हमारी, और जीवन भर सम्मानीय रहेंगी। और न सिर्फ मेरी, न सिर्फ आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी की, हम जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों की वो एक तरह से आस्था का केंद्र है। एक तरफ कर्नाटक के होम मिनिस्टर हैं प्रियंक खड़गे, उन्होंने RSS के रजिस्ट्रेशन की बात कही है, और क्या लगता है RSS को रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए? मोहन यादव के जांच जो ज़मीनों की हो, उसके पहले इसकी भी जांच हो जाना चाहिए कि RSS की गगनचुंबी इमारतें कहाँ से बन रही हैं, 5 स्टार होटल नुमा कहाँ से बन रहे हैं, गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं, 5 स्टार कल्चर की इमारतें RSS बना रहा है। जो संगठन रजिस्टर्ड नहीं है वो संगठन बना रहा है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा खड़गे जी के बेटे को, प्रियंक खड़गे को धन्यवाद दूंगा इसके लिए कि उस नौजवान ने इतनी हिम्मत जुटाई है, गृह मंत्री होते हुए सीधा लेटर लिखने का काम किया है। मैं तो अपेक्षा करूंगा अब आगे बढ़े हो तो पीछे मत हटना। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री को सुधार दिया हम लोगों ने, आडंबर पाखंडियों को सुधार दिया, तो प्रियंक को भी और आगे बढ़ जाना चाहिए, और RSS के खिलाफ कम से कम अपने कर्नाटक स्टेट के अंदर कार्रवाई करना चाहिए। आप तो धीरेन्द्र शास्त्री की कई चीज़ें जानते हैं और उनके खिलाफ बोलते भी रहते हैं, उनको छोटा भाई भी बताते हैं, तो एक बात और बता दीजिए कि अयोध्या में जब चोरी हो रही थी तो उनकी पर्ची क्यों नहीं निकल पाई, कहाँ चूक हो गई? अयोध्या की पर्ची कैसे वो निकालेंगे? फिर चोर मौसायते भाई हैं। पहली चीज़ तो पर्चियाँ उनकी झूठी हैं, लेकिन अगर सच्ची भी होती तो वो क्यों एक चोर दूसरे चोर की चोरी क्यों खोलेगा? नंबर 2। नंबर 3, अगर उनकी पर्चियों में इतनी ताकत होती तो नीट के एग्ज़ाम पेपर जो लीक हुए हैं, वो तो कह रहे थे सेना को हम मदद करेंगे। अब नहीं, अब सेना को पहले नीट के जो पेपर जो आउट हो गए थे, पहले यही बता देना कि किसने किए थे। मोदी जी के भाई, मोदी जी फालतू में परेशान होते, खुफिया विभाग बंद कर दें और धीरे से ही सब जांच करवाने लगे। एक मिनट की तो काम है, बस वहाँ परिक्रमा लगाना है, पर्ची निकाल के दे देंगे, पता चल जाएगा चोर कौन है। ये सब बदमाश लोग हैं, इन सबको सुधारेंगे और सुधरेगा, संविधान का चाबुक चलेगा और ये सब ठिकाने आएंगे। अच्छा, एक तरफ है जो कई हिंदू संगठन हैं वो खुलेआम कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं जानते हैं। दूसरी तरफ एक एनकाउंटर होता है अपर कास्ट व्यक्ति का बिहार में, जिसका नाम भरत तिवारी होता है। उसके बाद से उसको क्रांतिकारी बताया जाता है और कहा जाता है कि वो भगत सिंह था वास्तव में और सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। अब कुछ हैं धार्मिक लोग, जो धार्मिक संगठन हैं, वो स्मारक बनाने की बात कर रहे हैं जहाँ पर उसको गोली मारी गई थी। हाँ ठीक है भाई, इस देश के अंदर तो गॉडसे का भी स्मारक बनाने की बात होती है। गॉडसे ने गांधी को गोली मारी थी और किस विचारधारा का था, किस संगठन से जुड़ा हुआ था, सब जानते हैं। तो और किस विचारधारा का था,
किस कास्टिज्म के कारण उस आदमी को आज भी महान बताने का काम कुछ लोग कर देते हैं। ऐसे ही लोग बिहार के उस नौजवान के बारे में बोल रहे होंगे। हालांकि उस नौजवान के बारे में मुझे पता नहीं है कि वो क्या काम करता था, क्या नहीं करता था, और आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मैं उसके बारे में पता करूं। मैं इंटरेस्टेड नहीं। हमारे आपस के लोकल के यहाँ इतनी समस्याएं, हम उसमें उलझे भी हैं, उन्हीं को सुलझाने का काम कर रहे हैं। बाद में बिहार पहुंचेंगे। आप दतिया में लगातार यात्राएं कर रही हैं और काफ़ी भीड़ भी देखी जा रही है। अब दूसरे चरण की यात्रा कब से शुरू करने जा रहे हैं? 26 तारीख से 26 जून से दूसरे चरण की यात्रा शुरू हो रही है। पहला बड़ौनी ब्लॉक के 50 गांव हमने कर लिए, अब उदगों ब्लॉक के 55 गांव करने वाले हैं। जन समर्थन जबरदस्त मिल रहा है। न सिर्फ जीतेंगे, ऐतिहासिक जीतेंगे, और भाजपा और अगर कांग्रेस लड़ी तो कांग्रेस, दोनों की जमानतें जब्त होंगी। आपने भी कहा था कि कई गुप्त रिपोर्ट आ रही हैं जिसमें आज़ाद समाज पार्टी को वहाँ पर जीत। हाँ, मीडिया, आप भी जा सकते हैं, स्वतंत्र मीडिया के लोग हैं आप, और आप खुद सर्वे कर सकते हैं। अभी आपके पहले जितने भी साथी यहाँ बैठ के गए हैं, जो सर्वे कर रही हैं एजेंसियाँ, उनने आके बताया। खुफिया विभाग बता देना, CID की रिपोर्ट ले लेना, पता चल जाएगा। 60 to 70% में सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी है, और बकाया 40% में दोनों दल हैं मिला के। तो दतिया की जनता के लिए और क्या कहना चाहेंगे आप? दतिया की जनता से यही कहूँगा कि भय भ्रष्टाचार मुक्त दतिया बनाना है, आज़ाद समाज पार्टी को जिताना है, मानवता और भाईचारे को वापस लाना है। इसलिए नरोत्तम मिश्रा को डबरा सिंध नदी के पार पहुँचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।